Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Stars Academy head office Georgetown Lahore. This is me Awais Vidan. We are going to start our lecture number 16 today. अच्छा तो बेटे बात हम लोग ये कर रहे हैं कि आज हम लोग बात पढ़ रहे होंगे एंजाइम्स की। और सबसे पहले चूंकि एंजाइम आपको मिले हैं यीस्ट सॉल्यूशन से, इस बेस के ऊपर हम लोग इसको एंजाइम यानी इन यीस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पर बेटे हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि अगर आप एंजाइम को हिस्टोरिकली देखें तो समझ ये आती है कि एंजाइम वर प्रीवियसली नेम्ड बाय लुईस पास्चर, और लुई पास्चर का कहना ये था कि एंजाइम आपके पास असल में फर्मेंट्स कहलाते हैं, यानी द वेरी प्रीवियस नेम ऑफ एंजाइम वर टर्म्ड एज फर्मेंट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फर्मेंटेशन कॉज करती है उसको उन्होंने फर्मेंट्स का नाम दिया। और लेटर ऑन हम लोगों ने देखा कि चूंकि एंजाइम सिर्फ फर्मेंटेशन रिएक्शन तो नहीं करते हैं, इस वजह से लेटर ऑन इट वाज टर्म्ड एज एंजाइम्स, ए कॉमन नेम दैट वाज यूज्ड लेटर ऑन। अच्छा, हम लोग अगर आप डिस्कवरी के हवाले से देखें तो हम कहते हैं कि जी पाइन एंड परसोज वर द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा हमें एंजाइम्स फाइंड आउट करके दिए हैं एज डायास्टेज एंजाइम। लेटर ऑन एंजाइम वाज नेम्ड बाय विनएलम कोने। तो हम ये कह रहे होते हैं कि खैर ये हमारे लिए हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जो कि बलूचिस्तान से कनेक्टेड होते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनसे साइंटिस्ट का और हिस्ट्री से एसोसिएटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि चलें ये भी साथ में हम डिस्कस करते रहते हैं कि विनएलम कोने वो बंदा था जिसने सबसे पहली दफ़ा एंजाइम को नाम दिया। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा एक बात बड़ी कॉमनली पढ़ी है, और वो बात ये पढ़ी है कि एंजाइम आपके पास कोई भी एक ऐसी एंटिटी है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। अच्छा, अब बात यह है कि कितना स्पीड अप कर देती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसे स्पीड अप की अगर एग्जांपल पढ़ी जाए तो हमें कुछ महसूस होता है कि अगर आप कभी किसी एक वाटर मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करता है H3H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, ये कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में 1 आवर में कोई 200 के करीब मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं अगर आपके पास यहाँ पर एंजाइम मुयस्सर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग इस एंजाइम की प्रेजेंस में करें, जिसको हम लोग नाम देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, तो अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करें तो बेटे ये रिएक्शन इतना स्पीड अप होता है कि आपके पास क्या सिर्फ 600 मॉलिक्यूल आते हैं? नहीं बेटे, 600 मॉलिक्यूल नहीं आते हैं, ये असल में 600,000 मॉलिक्यूल्स रिटेन होते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 600,000 मॉलिक्यूल पर भी एक हैरत होती है कि 6 लाख के करीब आपके पास मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं, लेकिन हकीकत असल में ये है कि ये आपके पास 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड ऑब्टेन होते हैं, नॉट इन और। 1 सेकंड में रिएक्शन इतनी तेजी से प्रोसीड करता है। यानी एंजाइम आपके पास एक ऐसी एंटिटी है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इस कदर बढ़ाती है कि उसको थाउजेंड्स ऑफ टाइम और मिलियंस ऑफ टाइम उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया जाता है। जैसा कि आपके पास फिजिकल सिस्टम के यहाँ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन में खुद तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप ज़रूर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम आपके पास लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं। इसी बेस पर हम लोग एंजाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं बायो कैटलिस्ट का। और जब कभी मेरे बेटे हम लोग बायो कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो बायो कैटलिस्ट का वर्ड है
ये बायोकैटालिस्ट का जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये बायोकैटालिस्ट का वर्ड किस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है और किस तरह से हमें ये समझने में मदद देता है कि लफ्ज़ों में कहानियाँ होती हैं और एंजाइम की सारी प्रॉपर्टीज़ इस बायोकैटालिस्ट वर्ड के अंदर छुपी हुई हैं। उसने कहा जी देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये करना शुरू करते हैं कि एंजाइम की एक पर्टिकुलर केमिकल नेचर है, और जब कभी आप एंजाइम की एक पर्टिकुलर केमिकल नेचर की बात करोगे, आप जब कभी भी एंजाइम की एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन की बात करोगे, तो आप ये कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन एंजाइम्स क्या ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं? क्या ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, या मेरे बेटे ये आरएनए नेचर के होते हैं, या ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं? जी, तो हम ये बात पढ़ते हैं कि एंजाइम इन दोनों ही तरह की केमिकल नेचर कंटेन करते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, और मेरे बेटे ये राइबोजाइम्स नेचर के जब कभी होते हैं तो ये आपके पास आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, खास तौर पर राइबोसोमल आरएनए कंपोजिशन कंटेन करते हैं। सो हम कहते हैं कि जी ये राइबोजाइम्स के तौर पे भी बिहेव करते हैं। जब आपसे कोई ये पूछता है कि जी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और आप इसको तस्लीम करते हैं कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो बेटे भी जब आप किसी चीज़ को ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिडर करते हो तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि वो क्या टर्शरी नेचर की प्रोटीन है या क्वाटरनरी नेचर की प्रोटीन है। तो हमें देखने में नज़र आता है कि एंजाइम आपके पास टर्शरी नेचर के भी होते हैं और क्वाटरनरी नेचर के भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, टर्शरी नेचर के एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम आपके पास चूंकि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पे बेस करते हैं, इसलिए ज़्यादातर एंजाइम आपके पास टर्शरी नेचर के होते हैं। मगर ये बात गलत नहीं है कि एंजाइम क्वाटरनरी नेचर के भी होते हैं। मसलन अगर आप डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करते हो तो आपने देखा होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर बेस करता है, और वो मल्टीपल यूनिट्स आपके पास अल्फ़ा यूनिट होते हैं, टाउ यूनिट्स होते हैं, एप्सिलॉन यूनिट्स होते हैं, बीटा यूनिट्स होते हैं। और अगर हम लोग कभी बात करते हैं कभी आरएनए पॉलीमरेजेस की, तो आरएनए पॉलीमरेज के पास भी सिग्मा फैक्टर एक अलग पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके पास कोर एंजाइम अलग होता है, उसके भी फर्दर सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। सो हम लोग ये बात कंसिडर करते हैं कि एंजाइम को क्या ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स टर्शरी नेचर ही की होती हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि फ्यू एंजाइम्स आर आल्सो देयर दैट बिहेव एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एज वेल। उसने कहा जी अगले नंबर पे बात की जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि एंजाइम अपनी एक पर्टिकुलर साइट कैरी करते हैं, और वो पर्टिकुलर साइट जो एक एंजाइम कैरी करता है उसको हम उसकी एक्टिव साइट कंसिडर करते हैं। जी ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर आप एंजाइम को यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हो और आप ये देखते हो कि भाई एंजाइम अपनी एक जो पर्टिकुलर साइट कैरी करता है, ये पर्टिकुलर साइट कैसे बनी हुई है, तो उसने कहा जी बेसिकली देखें, एंजाइम आपके पास इस तरह की कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा जिसके अंदर आपने बहुत से इस तरह के अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ लाइगेट किया होगा। तो जब आपने बहुत से अमाइनो एसिड यूं लाइगेट किए होंगे, यहाँ पर भी चेन होगी, यहाँ पर भी चेन होगी, और आप अगर सवाल ये पूछेंगे कि सर ये चेन हम किस कदर लंबी करें, तो मैंने कहा बेटे देखो, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो फिर हम लोग इस बायोकैटालिस्ट के बी की तरफ मूव करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एंजाइम आपके पास ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके पास बायोमास के एतबार से 10,000 डाल्टन से लेकर अप टू 1 मिलियन
डाल्टन तक मैस हो सकता है, ठीक है। यानी दीज में भी द लॉन्ग चेन्स, ये आपके पास लंबी चेन्स हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि क्या इन लंबी चेन्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो एक्टिव साइट का रोल प्ले करता है? उसने कहा नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ये वाला अमाइनो एसिड एक्टिव साइट पे आ जाए, उसके बाद हो सकता है कि ये वाला अमाइनो एसिड एक्टिव साइट पे आ जाए, उसके बाद है कि ये वाला अमाइनो एसिड एक्टिव साइट पे आ जाए, और उसके बाद हो सकता है कि ये चेन चलती चली जाए और यहाँ पर कोई एक अमाइनो एसिड एक्टिव साइट पे आ जाए, फिर एक अमाइनो एसिड एक्टिव साइट पे आ जाए। और मैं यूँ करता हूँ कि मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यूँ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जब कभी मैंने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को यूँ ऑर्गेनाइज करना चाहा तो मेरे पास यूं एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास फॉर्म हुआ, इस फॉर्म्ड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर साइट डिज़ाइन करता है जिसको हम लोग इसकी पर्टिकुलर एक्टिव साइट कहते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास ये अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, दिस अमाइनो एसिड एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज अमाइनो एसिड कम ओवर द सरफेस। ये वो अमाइनो एसिड हैं जो आपके पास सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, दे आर रैंडमली असॉर्टेड। एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 900 अमाइनो एसिड पाए जाते थे, 900 में से कोई अमाइनो एसिड नंबर 7 था, कोई अमाइनो एसिड नंबर 221 था, कोई अमाइनो एसिड 341 था, कोई एक अमाइनो एसिड 751 था, कोई भी अमाइनो एसिड आपके पास पाए जाते थे, दे कम ओवर द सरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कौन से अमाइनो एसिड होते हैं जो सरफेस के ऊपर आते हैं? आप कहते हैं कि सर हमेशा हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पे आता है। अच्छा, वो कैसे? आपने कहा देखिए सर, प्रोटीन का एक बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है कि प्रोटीन को जब कभी हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो एक्वस मीडियम में जैसे ही प्रोटीन जाती है, प्रोटीन एक्वस मीडियम में जाते ही अपने हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सरफेस पे ले आती है और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बरेड इनसाइड। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे ये कहूँगा कि आपके पास ये जो सरफेस के ऊपर अमाइनो एसिड आए हुए हैं ना बेटे, ये असल में चार्ज बेरिंग साइट है। यानी जो एक्टिव साइट की अगर मैं डेफिनेशन करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखिए एक्टिव साइट की कुछ बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके ऊपर फ्यू अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, यानी इट कैरीज फ्यू अमाइनो एसिड्स। तो आप ये अगला सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं सर ये फ्यू अमाइनो एसिड कितने फ्यू होते हैं? तो मैं कहता हूँ भाई अगर कितने फ्यू की बात करनी है तो बेटे ये जो फ्यू अमाइनो एसिड होते हैं ये आपके पास 3 to 12 अमाइनो एसिड हो सकते हैं। हम कहते हैं ये साइट कौन सी साइट होती है? हम कहते हैं देखें ये असल में एक चार्ज बियरिंग साइट है, ये चार्ज बेरिंग साइट है। यानी ये जो अमाइनो एसिड है मोस्ट प्रोबेबली ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड कम ओवर द सरफेस। ठीक है, ये चार्ज बेरिंग साइट है कैरिंग हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। यहां पर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं जो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें ये कुछ अमाइनो एसिड तो बेटे ऐसे हैं जो सबस्ट्रेट की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ एक साइड तो आपके पास यहाँ पर ऐसी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इसकी बाइंडिंग साइट का। यानी एक साइड तो जो आपके पास यहाँ पे पाई जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं बाइंडिंग साइट का, राइट। जबकि मेरे बेटे दूसरी साइड जो आपके पास यहां पे पाई जाती है दूसरी साइड जो आपको यहां पर मिल रही है, दिस इज नेम्ड एज
कैटालिटिक साइट, इसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। अच्छा, जब आपने ये कह दिया ना कि जी एक बाइंडिंग साइट होती है, कैटालिटिक साइट होती है, तो हम कहते हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट्स द सबस्ट्रेट। तो उसने कहा जी बाइंडिंग साइट असल में आपके पास वो साइट है जो कि सबस्ट्रेट की सिलेक्शन करती है। बाइंडिंग साइट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की सिलेक्शन करती है। जबकि जब कभी आप कैटालिटिक साइट की बात करते हो तो कैटालिटिक साइट ट्रांसफॉर्म्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। जो कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कभी मेरे बेटे रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि आपके पास एक एंजाइम बाइंड करता है किसी सबस्ट्रेट को, ठीक है। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बाइंड करने पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये किस बेस पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है? आप कहते हैं सर ये तो बड़ी आसान बात है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स असल में बाइंडिंग साइट की बेस पे बनता है, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करती है ना। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम में और प्रोडक्ट में, ठीक है। हम कहते हैं ये एंजाइम प्रोडक्ट किस बेस पे बनाता है? तो आपने कहा सर ये भी आसान बात है कि ये कैटालिटिक साइट की बेस के ऊपर प्रोडक्ट बनाता है। अगर फर्ज करें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट कोई पर्टिकुलर बाइंड नहीं हो पाए हैं तो वो आपके पास ES कॉम्प्लेक्स रिवर्स में चला जाएगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होना इस चीज़ की इंश्योरेंस नहीं है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगा। जैसे मैं आपकी आसानी के लिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जी सबस्ट्रेट की सिलेक्शन तो बाइंडिंग साइट करती है, इनहिबिटर की सिलेक्शन कौन सी साइट करती है? वो भी बाइंडिंग साइट कर रही होती है। वेरी गुड, क्योंकि बाइंडिंग साइट कैन बोथ बाइंड टू इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट एज वेल, ठीक है। अब होगा ये कि आपके पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। यानी अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो मोस्ट चांसेस आर देयर कि वो कैटालिटिक साइट उसको कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट के अंदर। और अगर वहां पर आपके पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया तो बाइंडिंग साइट ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन कैटालिटिक साइट उसके ऊपर अपना रोल प्ले नहीं करती। ये मेरे बेटे जो आपके पास एक इंटरमीडिएट सी स्टेट बनती है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाली, इसको हम लोग कहते हैं कि एंजाइम बाइंडिंग साइट की बेस के ऊपर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर हम कहते हैं कि किसी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है वो असल में उसकी एक्टिव साइट पे बेस करती है। और हम ये फिर यहीं पे एक्टिव साइट के अंदर ये बात पढ़ रहे होते हैं कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, स्पेसिफिसिटी of an enzyme depends upon its active site। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिव साइट पर डिपेंड करती है। और अगर मैं कहूं एक्टिव साइट किस पे डिपेंड करती है, तो मैं कहता हूं वो डिपेंड करती है
सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर, एक्टिव साइट डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ या अमाइनो एसिड, या आपके पास टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कौन सा है, ठीक है, सीक्वेंस और टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के, वहां पर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटे हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड जब कभी मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम ऐसी एंटिटीज हैं जो कि जी बेटे बेटा हम कहते हैं इनहिबिटर भी तो दो तरह के होते हैं ना, एक आपके पास रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो इरिवर्सिबल होंगे वो तो आपके पास उतर सकते हैं ना बेटे, जो रिवर्सिबल होंगे सॉरी वो तो उतर सकते हैं ना, जो वीक लिंकेजेस बनाते हैं। एंजाइम आपके पास सारे के सारे एक्वस मीडियम में काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये बातें पढ़ी कि एंजाइम अपनी बायोमास के मुताबिक कोई 10,000 डेल्टन से 1 मिलियन डेल्टन तक मास कैरी करते हैं। एंजाइम की एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं या आरएनए होते हैं। एंजाइम की एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम लोग उसकी एक्टिव साइट कहते हैं। उसने कहा एक्टिव साइट बेसिकली कौन सी साइट होती है, इट कैरीज फ्यू अमाइनो एसिड्स, और ये फ्यू अमाइनो एसिड्स भी दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। यानी एक रीजन वो होता है जिसको हम लोग बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक रीजन वो होता है जिसको हम लोग कैटालिटिक साइट कहते हैं। कैटालिटिक साइट आपके पास इन सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सबस्ट्रेट रिकग्निशन के लिए बाइंडिंग साइट रिस्पॉन्सिबल होती है। हम ये कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट की बेस के ऊपर बनता है, जबकि एंजाइम और प्रोडक्ट का बनना कैटालिटिक साइट के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये एक्टिव साइट इटसेल्फ फ्यू अमाइनो एसिड्स पे जो बेस करती है, ये चार्ज बेरिंग साइट होती है, और ये चार्ज बेरिंग साइट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के साथ एसोसिएटेड है जो कि रैंडमली पाए जाते हैं। मोरओवर हम ये कहते हैं कि एंजाइम आपके पास जितने भी होते हैं वो एक ट्रांजिशन स्टेट यानी EES कॉम्प्लेक्स कंटेन करते हैं। तमाम के तमाम एंजाइम एक्वस मीडियम के अंदर एक्टिवेट होते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर एक और छोटी सी बात करना शुरू करें तो हम लोग ये कहते हैं कि एंजाइम आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अपनी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कंटेन करता है। जब कभी मेरे बेटे आप एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि एंजाइम को यूजुअली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे फिर क्लासिफिकेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ C स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन। सो एंजाइम अपनी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कैरी करता है और मैं इसको स्टेरिक मार्क के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो मेरे बेटे हम ये कहते हैं कि एंजाइम को यूजुअली हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं दो क्लासेस के अंदर, ठीक है। एक एंजाइम तो वो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंजाइम। अच्छा, सिंपल एंजाइम क्या चीज होती है जी? उसने कहा जी सिंपल एंजाइम बेसिकली आपके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके पास अपनी एक एक्टिव साइट मौजूद है और इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये इटसेल्फ अलोन काफी है। यानी जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर के ये कल्ला ही शेर होता है, तो ये असल में अलोन लाइन है, यानी अकेला ही काम करता है, ठीक है जी। सो हम कहते हैं ये आपके पास वो चीज़ है एंजाइम, सिंपल एंजाइम वो चीज़ है जिसको मेरे बेटे किसी भी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। उसने कहा जी ठीक है जनाब, अगर आप लोग सिंपल एंजाइम की बात करते हो तो हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि आपके पास जो माल्टेज एक एंजाइम है
ये असल में बिल्कुल सिंपल एंजाइम है, इसको किसी भी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर कभी हम लोग पेप्सिन की भी बात करें तो पेप्सिन को भी किसी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे इसको अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि शायद पेप्सिन को HCl की ज़रूरत है, बेटे वो पेप्सिनोजिन को HCl की ज़रूरत है अपनी अपनी एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को रिमूव करने के लिए, लेकिन को फैक्टर एक और चीज़ होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर आप क्लासिफिकेशन में देखोगे तो दूसरी कैटेगरी के जो एंजाइम होते हैं ना, उनको हम लोग कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम असल में आपके पास वो क्लास ऑफ एंजाइम है जिनको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत है। यानी मैं ये यूं कह सकता हूं कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम असल में एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर होते हैं। ठीक है, यानी एपो एंजाइम जो है ना मेरे बेटे वो एक इनएक्टिव है। यानी वो कहता है कि एपो एंजाइम असल में एक तन्हा एंजाइम है और वो कोई काम करने के काबिल नहीं है। वो कहता है कि जी मुझसे कोई काम नहीं होता जब तक कि मुझे मेरा को फैक्टर मुयस्सर नहीं आता। ठीक है, उसने कहा जी जब मुझे को फैक्टर मुयस्सर आएगा तो मैं अपनी ज़ात की तकमील कर पाऊंगा और मैं तब्दील हो जाऊंगा होलो एंजाइम में, अदरवाइज मैं कभी मुकम्मल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, और जो होलो एंजाइम होता है वो असल में आपके पास एक एक्टिव एंजाइम की फॉर्म है। ठीक है, ये एक एक्टिव एंजाइम की फॉर्म है। तो उसने कहा यार इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर को फैक्टर मुयस्सर नहीं होगा तो एंजाइम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हमने कहा कि फिर को फैक्टर के पास ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी बिना पर हम ये बात पढ़ते हैं कि को फैक्टर इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसने कहा क्यों ज़रूरी हैं? उसने कहा देखिए दो बड़े बेसिक से एट्रीब्यूट हैं जो हम को फैक्टर से एसोसिएटेड डिस्कस करते हैं। एक बात तो ये है कि को फैक्टर काम करता है एक्ट एज ब्रिज। एक तो मेरे बेटे ये किताब ने बात की है कि ये एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। दूसरे नंबर पे किताब ने बात की है कि ये एक्ट करता है एज प्रोवाइड करता है प्रोवाइड केमिकल एनर्जी। दूसरा काम इसका यह है कि ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हम कहते हैं ये एज ए ब्रिज भी एक्ट करता है और ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जी ठीक हो गया जी। हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आपके पास एज ए ब्रिज भी एक्ट करेगा, केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। सो इस बिहाफ के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी आपके पास ये ब्रिज के तौर पे कैसे काम करता है। सबसे पहला तो पॉइंट ये समझते हैं। उसने कहा चलें ठीक है, ब्रिज के तौर पे जब आपने एक्टिविटी को पढ़ना है तो हम लोग ये कहते हैं कि आप यूं एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास मेरे बेटे ये एक नदी है, राइट, और इस नदी के एक किनारे पर बी आया है अपनी हाइड्रोजन के साथ, राइट। सो दे आर वेरी हैप्पी, अ कूल ब्रीज इज बीइंग ब्लोइंग। तो बी हाइड्रोजन के साथ आया है। ठीक है, अब बी से क्या नाम होगा? आप जो मर्जी नाम समझ लें, बिलाल समझ लें, बाजवा समझ लें, बेल्जियम समझ, पता नहीं जो आपका दिल करता है आप समझ लें। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, बाजवा आया है हाइड्रोजन के साथ या बिलाल आया, जो आपका दिल करता है जी वो समझ लें। अच्छा, दूसरे किनारे के ऊपर ना मेरे बेटे ए आया है अकेला। ठीक है, ए अकेला है। अब ए से क्या नाम हो सकता है? आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप आसिम भी नाम दे सकते हैं, आप अली दे सकते हैं, अहमद दे सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन ये चाह रही है कि वो ना अब इस आसिम के पास आ जाए। ठीक है,
लेकिन बेटे आप खुद सोचे ना, हाइड्रोजन को अगर नदी को क्रॉस कर, वैसे तो उसको तैरना नहीं आता, लेकिन अगर वो नदी को क्रॉस करके अगर वो यहाँ से यहाँ पर आएगी तो बेटे ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि वो यहाँ से मूव करके आए, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा यूं कि बेटे ये आसिम जो है ना उसके लिए मैनेज करेगा एक बोट, उस बोट का नाम होगा FAD, ठीक है। अब ये जो FAD बोट है, ये FAD बोट यहाँ पर जाएगी, ये हाइड्रोजन को बिठाएगी और खुद कन्वर्ट हो जाएगी FADH2 में, ठीक है। अब देखें B से तो हाइड्रोजन खसका के वो ले आया, अब ये B बेचारा अकेला हो गया और B चला गया, ठीक है। मैं उसकी हाइड्रोजन तो उठा ली उसने। अब ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन डिलीवर की जाएगी इस पॉइंट के ऊपर और A इस हाइड्रोजन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा AH2 में। यानी हुआ क्या है, हो असल में ये रहा है मेरे बेटे कि मैंने ये कहा है कि आपके पास ये दो रिएक्शन चल रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर जो मेरे बेटे हाइड्रोजन रिमूव होता है, इस हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन आपके पास इस रिएक्शन में रिमूव होता है, इट इज बीइंग कैरिड बाय एन FAD, ठीक है। और FAD इसको पूरी ईमानदारी से A के पास शिफ्ट कर देता है और ये मॉलिक्यूल आपके पास कन्वर्ट हो जाता है AH2 के अंदर। ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे एक ब्रिज काम करता है, यानी जैसे एक ब्रिज आपके हाइड्रोजन को नहर के इस किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर आता है, बिल्कुल उसी तरीके से FAD इसको ब्रिज के तौर पे काम करता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये बात करूं कि आप लोग तमाम लोग अपने घरों में बैठे हैं, हम भी अपने ये स्टूडियो में बैठे हैं और हमारा ये दिल करता है कि हम पिज़्ज़ा खाएं और पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर पिज़्ज़ा भी रेडी है, तो मेरे बेटे हमें यहाँ पर बैठे बैठे पिज़्ज़ा कैसे मिल सकता है? कोई डिलीवर कर सकता है, वेरी गुड, कोई फूड पांडा बॉय हो सकता है, कोई डिलीवरी बॉय हो सकता है। वो क्या करेगा कि वो उस दुकान से पिज़्ज़े को कैरी करेगा, मुझ तक डिलीवर कर देगा, देखिए मुझ तक डिलीवर कर देगा और खुद फिर फ्री हो जाएगा, ठीक है, खुद फ्री हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं जी मेरे पास पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ना हो, ठीक है, तो क्या पिज़्ज़ा मेरे पास खुद ब खुद पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। बेटे इस तरह से एपो एंजाइम, इसी तरह गौर से सुनो, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, इस तरह से एपो एंजाइम के पास जब तक वो डिलीवरी बॉय कोफैक्टर नहीं आएगा, एपो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि एपो एंजाइम को काम करने में हेल्प किसने करनी है? उसका पिज़्ज़ा किसने बेचना है भाई? उसका पिज़्ज़ा लेके फिरना है किसने? कोफैक्टर ने। कोफैक्टर विल टेक दैट इलेक्ट्रॉन, कोफैक्टर विल टेक दैट हाइड्रोजन, कोफैक्टर विल टेक समथिंग, वो लेगा और दूसरी जगह जाकर डिलीवर कर देगा। यानी एपो एंजाइम नामुकम्मल है इन कोफैक्टर्स के बगैर, ठीक है। सो ये कोफैक्टर काम कर रहे हैं ब्रिज के तौर पे। अब गौर से सुनो, हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ADP के मॉलिक्यूल होते हैं, ADP रिएक्शन में जाता है, फास्फोरस पकड़ता है और एक जगह पे जाकर डिलीवर कर देता है, खाली होकर फिर आ जाता है। ये पिज़्ज़ा बॉयज भी तो यही करते हैं, एक जगह से चीज़ को पकड़ते हैं, दूसरी जगह पर डिलीवर करते हैं, खाली होकर फिर आ जाते हैं। सो ये क्या काम कर रहे हैं? ये क्या काम कर रहे हैं? ये मेरे बेटे दो पॉइंट्स के दरमियान एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास FAD भी यही काम कर रहा है, NADPH भी यही काम कर रहा है, NAD भी यही काम कर रहा है, ATP भी यही काम कर रहा है। ये सारे कौन है? ये सारे कोफैक्टर हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार इसकी ना क्लासिफिकेशन पे आते हैं मजीद कि कोफैक्टर किस तरह के होते हैं। उसने कहा देखो एक तो बड़ी बेसिक सी बात यह है कि कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, होगा ये हमेशा नॉन प्रोटीन। होगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट। हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि कोफैक्टर आपके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और हम लोग जब कभी कोफैक्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि कोफैक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो मेरे बेटे ये इनऑर्गेनिक होते हैं और या ये आपके पास ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। या तो ये इनऑर्गेनिक होंगे या ये ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। अच्छा, होंगे हमेशा नॉन प्रोटीन ही, हाँ, ऑर्गेनिक भी हुए तो नॉन प्रोटीन होंगे, प्रोटीन कभी नहीं होंगे। अच्छा, मैंने कहा जी अगर ये इनऑर्गेनिक होते हैं
और इनऑर्गेनिक होने की सूरत में ये मेटल आइंस होते हैं, तो हम इनके लिए स्पेसिफिक नेम इस्तेमाल करते हैं विच इज नेम्ड एज एक्टिवेटर। आप इसको एक्टिवेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटर का जिक्र हम लोग करने के लिए जा रहे हैं ना बेटे, एक्टिवेटर बेसिकली आपके पास मिसाल के तौर पर आयरन एज एन एक्टिवेटर हो सकता है, आपके पास लेट्स सपोज जिंक एक्टिवेटर हो सकता है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी मैग्नीशियम आपके पास एक्टिवेटर हो सकता है, कॉपर आपके पास एक्टिवेटर हो सकता है, ये सारे एक्टिवेटर हो सकते हैं, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ जी आपके पास एक एंजाइम है हुज नेम इज पर ऑक्सीडेज एंजाइम। उसने कहा ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ये काम करेगा तब जब इसको इसका आयरन मिलेगा, आयरन की गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल आपके लिए फारिग है, इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, इट इज़ इनएक्टिवेटेड एंजाइम। जब कभी हम लोग जिंक की बात करते हैं तो हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जिंक आपके पास रोल प्ले करता है, जिंक आपके पास रोल प्ले करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एक्टिवेटर के तौर पर। जब कभी आप मैग्नीशियम की बात करते हो आप कहते हो ये हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर है। जब कभी आप कॉपर की बात करते हो तो ये मेरे बेटे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का ये आपके पास एक्टिवेटर है। यानी ये जो आपके पास सारे के सारे एक्टिवेटर्स मौजूद है ना बेटे, ये सारे के सारे एक्टिवेटर्स जो मेटल आयन है कि किसी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे बेटे, ये मेटल आयन है, ये यहाँ उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, यानी उस एंजाइम को रिएक्शन के काबिल बनाते हैं। इसका मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये उसको प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल एनर्जी। भाई केमिकल एनर्जी क्या होती है? टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन, टू गिव एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज नेम्ड एज केमिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि जी ये आपके पास यहाँ पर डिटैचेबल हैं, यानी रिमूव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली एडहियर्ड हैं, दे कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो। अच्छा, मोर ओवर वो कहता है कि जी अगर आप ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर की बात करोगे तो जब कभी आप ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर की बात करते हो तो इस ऑर्गेनिक नेचर के को फैक्टर को हमने हमेशा नाम दिया कि ये या तो आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या ये आपके पास को एंजाइम है। यानी अगर आपके पास को फैक्टर एपो एंजाइम के साथ कोवेलेंट लिंकेज कंटेन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और अगर ये कोवेलेंट लिंकेज बना रहा है तो इस सूरत में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हीम ग्रुप की, यानी विदाउट हीम ग्रुप आपके पास एंजाइम काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। और ये एंजाइम असल में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एसोसिएटेड पढ़ रहे हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर हम लोगों ने ये कहा कि कोएंजाइम यूजुअली लूजली लिंक्ड हैं, लूजली अटैच्ड, ये असल में लूजली अटैच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो लूजली अटैच्ड स्ट्रक्चर है ना जो आपके पास कोएंजाइम्स, मेरे बेटे ये लूजली अटैच्ड कोएंजाइम बेसिकली विटामिन डेरिवेटिव होते हैं और ये आपके पास NAD, FAD या ADP, ATP की सूरत में ये आपके पास पाए जाते हैं। ये सब के सब अपनी जगहों के ऊपर एपो एंजाइम को काम करने में हेल्प करते हैं, अदरवाइज एपो एंजाइम इनएक्टिव है, एपो एंजाइम काम नहीं कर सकता। एपो एंजाइम को ये काम करने में हेल्प करते हैं। चले मैं आपको ये समझा दूं क्योंकि हमारी ना इसके साथ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती। आपने ना शायद कभी सुना होगा कि एंजाइम के पास ना, देखिए अगर मैं
लेट्स सपोज बात करता हूँ कि ये आपके पास आरबीसी है, शायद आपने कभी बात भी पढ़ी होगी। आरबीसी के अंदर ना एक रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड में H2CO3 में, जिसमें से बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल का काम करते हैं, ठीक है। अब ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला। अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसके लिए आपको अशद ज़रूरत है जिंक की। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बिल्कुल काम करेगा, लेकिन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिर्फ उस सूरत में काम कर पाएगा जब मेरे बेटे आप इसको इसका जिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसको जिंक नहीं प्रोवाइड करते तो जिंक ना प्रोवाइड करने की सूरत में ये आपके पास इसको रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। बड़ी सीधी सिंपल सी बात ये है कि ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा। अच्छा, आप में से किसी को आइडिया है कि ये जो लोग योगा करते हैं ये क्या होता है, क्या चीज चल रही होती है? अच्छा चले सुनिए, असल में होता ही हुआ है मेरे बेटे कि जब कभी हम अपनी बॉडी से ना एक्सेसिवली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, देखिए हमारे साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम असल में ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत बड़ी तादाद के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है ये बड़ी टॉक्सिक है, ये पीएच को डिस्टर्ब करती है, ये कार्सिनोजेनिक फैक्टर को इंक्रीज करती है, और बहुत से मसाइल हैं जो कि आपके इसकी वजह से हो रहे होते हैं। तो आप ये कोशिश करते हो कि भाई किसी ना किसी तरीके से ना ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिमूव हो। तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल यूं साधु बन के बैठ जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ना जिस्म से खारिज करने की कोशिश करते हैं। जब आप बैठ गए और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं तो हम कहते हैं जिंक उसमें क्या काम करता है, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको पता है मिनटों में रिएक्शन चलाता है, वो सेकंड्स के अंदर 6-6 लाख रिएक्शन चला देता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रफू चक्कर हो जाती है। शायद आपने कभी लफ्ज़ सुना हो, आपने सुना हो कि जिंक से ज़िंदगी। आपके पास मार्केट में या घरों में आप में से किसी के यहाँ भी लाजमी बात है कि पेरेंट्स में कोई या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर लोग इस्तेमाल करते होंगे सर्बेक्स जी के नाम से एक मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्बेक्स जी की मेडिसिन है इट कंटेन्स इनफ जिंक। मेरे बेटे ये बहुत ज़्यादा जिंक कंटेन करती है। जिंक क्या काम करता है, वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिवेट होता है तो आप जल्दी से फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो, तो आपकी बॉडी में थकावट, आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है, आपकी बॉडी के अंदर जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से वो कहते हैं जिंक से जिंदगी। तो जिंक से जिंदगी कैसे कहते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे जिंदगी तो बनेगी। अच्छा, अब देखो बात यह है कि जिंक ने क्या काम किया है, जिंक ने एपो एंजाइम को एक्टिवेट किया है, ठीक है जी। तो ये इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बार बार आपके साथ की बात डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एनी हाउ, सो मैंने कहा कि एंजाइम आपके पास जनाब इस तरह की चीज़ होगी। अच्छा, यहाँ से अब फिर हम लोगों ने आगे जाना, हमने कहा ठीक है जी सम एंजाइम ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। अच्छा, एनी हाउ, उसने कहा जी अगली बात देखें तो आपके पास मेरे बेटे L स्टैंड फॉर दे लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है। सो एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि जी एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है, ये पॉइंट समझने वाला है। उसने कहा चलें ठीक है जी, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी वैसे बेसिकली होती क्या है? उसने कहा जी एक्टिवेशन एनर्जी की अगर कभी बात करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन। यानी कोई रिएक्शन आपको स्टार्ट करना है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अच्छा, यानी मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये A प्लस B कोई रिएक्टेंट्स हैं और ये C प्लस D में कन्वर्ट हो जाते हैं
तो हमें यहाँ पर उनको एक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, वो रिएक्शन चलाने के लिए। अच्छा, मोर ओवर उसने कहा कि जी जब कभी हम लोग ये बात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये असल में आपके पास वो है जो विद एंजाइम है। एंजाइम उस रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर पे भी चला देते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एंजाइम लोअर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन को कैसे चला देते हैं? उसने कहा देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर लेट सपोज किसी सिस्टम के अंदर आपके पास यूं मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये मॉलिक्यूल में से किसी की एनर्जी 5 है, किसी की 10 है, किसी की मेरे बेटे 3 है, किसी की 2 है, किसी की 7 है, किसी की 11 है और किसी की 4 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि जनाब इनकी ना एनर्जी इस कदर कम है कि हमें यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए वो कम से कम 10 होनी चाहिए। उसने कहा जी यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए वो कम से कम आपके पास 10 होना चाहिए। अगर आप 10 एनर्जी कंटेन करते हो तो आपकी इतनी एनर्जी जरूर है कि आप एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हो। ठीक है, सो मैं कहता हूँ जनाब मुझे बता दें यहाँ पर कितने हैं जो आपके पास रिएक्टेंट जो रिएक्ट करने के काबिल हैं? आप कहते हैं सर सिर्फ 2 ही हैं, या आपके पास 10 है या 11 का मॉलिक्यूल है, उसकी इतनी एनर्जी है कि वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। एंजाइम कहता है भाई एनर्जी ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल मैनेज इट। उसने कहा देखो तुम्हारी एनर्जी कम भी है, मैंने तुम्हारे लिए जगह का इंतज़ाम कर लिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि जो 2 एनर्जी वाला या 7 एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल है, मैं इन दोनों को एक्टिव साइड पे बुला लूँगा। जब ये एक्टिव साइड पे आएंगे, बाइंड करेंगे, ये तो वैसे ही एक दूसरे की विसिनिटी में आ जाएंगे, तो हमने तो बेसिकली इनको कोलाइड ही करवाना है ना बेटे। तो उसने कहा लो एनर्जी मॉलिक्यूल को भी बाइंड करके मैं कोलाइड करवा दूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। तो उसने कहा जी लो एनर्जी मॉलिक्यूल भी चूंकि एक्टिव साइड पे आके कोलाइड कर सकते हैं, वैसे अगर सिस्टम में हो तो उनकी एनर्जी इतनी लो होती है कि वो कोलाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिव साइड के ऊपर आके कोलाइड कर सकते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई आई कैन ब्रिंग अबाउट दैट रिएक्शन, मैं ये रिएक्शन चला लूंगा। अच्छा, मोर ओवर हम क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जनाब वैसे यहाँ पर ना वो क्लास ऑफ हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो एक और टेस्ट है वो ज़रा ख़राब हो जाएगा। हम यहीं पर बात को साइन ऑफ करते हैं, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे जी यहीं से, क्योंकि भी और प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं आपके पास। दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, ये वाली बात शामिल है। इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, ऑप्टिमम एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, इनहिबिटर कैसे रोल प्ले करते हैं, और एंजाइम की एक और क्लासिफिकेशन के एंजाइम काम कैसे करते हैं, इसको हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे मंडे को। सी यू देन। अभी तक कोई बात अगर समझ आई है तो थैंक यू, और इतने ज़्यादा इमोजीज़ के लिए भी थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।